11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है भास्कर पांडे। यह है कानपुर उत्तर प्रदेश। 17 जून 1988, 12:32। सवाल राजनीति, सवाल धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्तुति, सवाल पैसा, सवाल लंबी गाड़ियां, जो सामान्य सवाल होते हैं। पर इसको देखना कैसे है ये देखते हैं। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से इनकी कुंडली में वो पापक हो जाएंगे, अर्थात मन पापी हो सकता है। वो हो सकता है व्यक्ति छिद्रान्वेषी होता है, कट्टर बुद्धि का होता है, दूसरों में कमी निकालने वाला होता है, अपरिपूर्ण होता है, परिपक्व न होते हुए भी कई बार खुद को परिपक्व समझ लेता है। चरणबद्ध तरीके से ये कन्या लग्न की कुंडली है। ये पृथ्वी तत्व का लग्न है। मिथुन लग्न और कन्या लग्न, या मिथुन राशि या कन्या राशि, आप जरा इन दोनों राशियों को समझो तो मिथुन राशि जो होती है वो वायु तत्व की राशि है और कन्या राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। अर्थात बुध जो होते हैं वो दोनों के सम्मिश्रण से युक्त ग्रह होते हैं। मिथुन राशि नकारात्मक राशि कही जाती है और शुक्र बुध की जो दूसरी राशि कन्या राशि ये सकारात्मक राशि कही जाती है। अंतर बड़ा स्पष्ट है। बुध मिथुन राशि बुध से प्रभावित, कन्या राशि भी बुध से प्रभावित, पर दोनों में अंतर ये कि मिथुन राशि जो है वो नकारात्मक राशि कही जाती है और कन्या राशि जो है वो सकारात्मक राशि कही जाती है। और बुध जो होते हैं वो दोनों ही तत्वों के प्रधानतया वात पित्त और कफ तीनों से संबंधित। व्यक्ति को कई बार पीलिया हो और उसके बाद व्यक्ति को कई बार हर्निया होता है, टाइफाइड होता है, रोगों में ऐसी स्थितियां बनती हैं। इनकी कुंडली में सबसे अच्छा जो अंक होगा वो 1 अंक होगा, या कई बार इनको 4 अंक भी बड़ा अच्छा लाभ दे सकता है। इनकी कुंडली के लिए अगर दिन देखता हूं तो बुधवार और रविवार बड़ा अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना हमेशा के लिए लाभदायी है। हमेशा ही गणेश जी की मूर्ति अपने पास रखें, लाल रंग के कपड़े में लपेट करके। उसके बाद इस कुंडली के आधार पर जितनी ज्यादा आराधना करनी हो, गणेश जी के मंत्रों का जप, और अगर आगे बहुत तीव्रतम ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, वैसे इस कुंडली में राजनीति वगैरह का योग मैं देख रहा हूं, सूर्य यहां बैठे हैं पर केंद्र में दोनों ही ग्रह बैठे हैं। और कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं। मंगल का संबंध यहां है इस वजह से, और गुरु यहां बैठे हैं। याद करिए, व्यक्ति को कई बार पूर्व जन्म में मैंने एक बात कही थी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ही कि अगर लग्न कुंडली में मंगल का संबंध लग्न से बने और गुरु अगर कमजोर होते हो या अष्टम भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कभी भी पूर्वजों का, पितरों का, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण बालकों का, ठाकुर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। मंगल यहाँ पे राहु के साथ होकर के बैठे हैं और लग्न पे उनकी 8वीं दृष्टि जा रही है। इस वजह से व्यक्ति तीव्र और तीव्रतया स्थिति में जाकर के कई बार परिणाम लेता है या देता है। इनकी कुंडली का लग्न जो है वो 7 डिग्री का है, बलवान लग्न है, और लग्न का जो नक्षत्र बनेगा वो उत्तरा फाल्गुनी का बनेगा। उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण में और लग्नेश बुध हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के आधार पर अगर गौर करें तो उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 10वें स्थान में है। ध्यान से समझने की बात है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ये लग्न बना, जिसके अधिपति सूर्य जो होते हैं, नक्षत्र के अधिपति, वो 10वें स्थान में दिग्बली हैं और ये षडबल में सर्वाधिक बलवान ग्रहों में से एक हैं। जातक के ऊपर से अभी चल रही है केतु की दशा। अगर व्यवसाय करना चाहे तो व्यक्ति शुक्र से और साथ ही साथ सूर्य से, इन दोनों से संबंधित चीजों में व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि केतु के बाद आएंगे शुक्र और ये आएंगे 25, 26, 27 में, मार्च में। तो आपको अभी किसी भी चीज में, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि आपके पास अभी 1988 के हो पर अभी भी एक अवस्था में अनुभव की कमी है, क्योंकि केतु जो सर्वाधिक अनुभवी ग्रह होते हैं वो 12वें और गुरु भी 8वें हैं। व्यक्ति को अभी सबसे ज्यादा तो किसी दूसरे के अंडर में रह करके काम करना चाहिए, वहां सीखने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो आप अपने पिता के साथ जुड़ करके काम करो। पिता जो काम करते हो आप वो काम कर सकते हो। ये काम भी आपकी कुंडली में बनता है। सूर्य ठीक है, उस पर शनि की दृष्टि है जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इस कुंडली के लिए गुरु भी अच्छे परिणाम दाता होंगे, परिणामों के देने वाले। शुक्र भी अच्छे परिणामों को देने वाले होंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो भाग्य के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं बुध के साथ। व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य भाव में, व्यक्ति को धार्मिक, समाज सेवा के क्षेत्र में और सामाजिक प्रतिष्ठान और एनजीओ आदि का संचालक या उसका प्रबंधन करता भी बना देते। व्यक्ति हॉस्पिटल खोल ले और समाज के लिए, पशुओं के लिए
या खेती बाड़ी से संबंधित जो काम करना चाहता है वो भी कर सकता है। पशुओं के खरीद बिक्री का काम भी व्यक्ति कर सकता है। फर्नीचर, फल आदि से संबंधित भी कारोबार कर सकता है। अनाज का कारोबार भी व्यक्ति कर सकता है। और उसके बाद व्यक्ति टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी काम कर सकता है। अभी अनुभव की आवश्यकता है। निस्संदेह आपकी कुंडली में अगर मैं बुध और शुक्र को देख रहा हूं तो यहाँ पे भाग्य भाव को बलवान बना रहे हैं दो शुभ ग्रहों का बैठना और तीसरे भाव को देखना। और तीसरे भाव के अधिपति मंगल का जन्म कुंडली में रोग भाव में बैठना, यहाँ पे छोटे भाई और छोटे बहनों के साथ संबंध हमेशा ही अनुकूल और हमेशा अच्छे रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा उस भाव से पंचमस्थ स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो ये कुंडली नौकरी से ज्यादा व्यवसायिक ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही, दशम स्थान के अधिपति दिग्बली हैं, दशम स्थान के अधिपति भाग्य में बैठे हैं। पर गौर करिए तो लग्न के अधिपति शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो भाग्य भाव के ही अधिपति होते हैं और धन भाव के अधिपति। लग्न और धन के अधिपति का भाग्य में जाना महाभाग्यशाली योग बनाता है और लाभ भाव के अधिपति का लाभ में बैठना ये भी भाग्यशाली योग बनाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में जब पंचम भाव पे चंद्रमा की स्थिति बनेगी और पंचम भाव के अधिपति से जन्म कुंडली में चंद्रमा का या सूर्य का संबंध बने तो व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, चल अचल संपत्ति भी मिल जाता है। इसकी स्थिति बनती है। दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में बुध का त्रिकोण में जाना और लग्नेश भी वही होते हैं, दोनों भाव के अधिपति होकर के धन भाव के अधिपति के साथ युति करना यह व्यक्ति को धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और कर्तव्य का पालन करने वाला बनाएंगे। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि कई बार व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों को कमजोरी रखने वाली और कई बार व्यक्ति के मनोनुकूल या विदेश जुड़ करके, बाहर से जुड़ करके कई बार कामों को करने वाला भी बनाते। ऐसी स्थितियां बनती हैं। 12वें भाव में राहु केतु का असर है, मंगल भी देख रहे हैं। अगर व्यक्ति विदेश जाना चाहे, दूर जाना चाहे तो जा सकता है। विदेश भाव के अधिपति का दशम में आकर के व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों को कमजोर कई बार करने का प्रभाव भी दिखाते हैं। वैसे इस कुंडली के लिए वो रोगेश भी होते हैं। तो विदेश भाव के अधिपति जो सूर्य स्वयं बनते हैं और पिता के कारक होते हैं, गुरु स्वयं अष्टम भाव में बनते हैं। तो गौर करिए तो 12वें के अधिपति जो सूर्य स्वयं दशम स्थान में बैठ करके दिग्बलत्व की प्राप्ति कर रहे हैं और रोगेश से देखे जा रहे हैं, यानी कि 12वें के अधिपति और छठे के अधिपति का संबंध बनना ये व्यक्ति को कई बार आलसी और साथ ही साथ कई बार नेत्र को रोग देने वाला, पेट का रोग देने वाला और कई बार व्यक्ति को ऐसी बीमारी दे देते हैं या कई बार हृदय क्षेत्र को प्रभावित कर देते हैं या कई बार व्यक्ति को बीपी और हाइपरटेंशन आदि की समस्या भी देते हैं। और दूसरी बात, शनि का प्रभाव सूर्य पे जब पड़ेगा तो व्यक्ति के प्रभावों को वस्तुतः वो व्यक्ति को मेहनती तो बनाएगा। व्यक्ति मेहनती है, समाज के लिए कुछ करना भी चाहता है क्योंकि दशम स्थान में बैठा है। लेकिन यहां पे बात यह भी है कि यहां पे मिथुन राशि का निर्माण हुआ है जो नेगेटिव राशि होती है और यहां के अधिपति बुध शुक्र के साथ बैठे हैं। तो व्यक्ति को कई बार चंचल या चांचलिक लक्षण, एक ऐसा लक्षण मिल जाए जहां व्यक्ति हमेशा ही किसी भी चीज को लेकर के उहापोह वाली स्थिति में रहे। इससे ज्यादा क्लियर माइंडसेट इनके छोटे भाई का हो सकता है, क्योंकि दोनों शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न पे, तृतीय भाव पे बन रहा है। यहाँ के अधिपति इससे चतुर्थस्थ व्यक्ति राहु के साथ बैठा है। दुश्मन ना खड़े करना, किसी के साथ भी दुश्मनी ना करिए और हमेशा ही एक अच्छाई को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि लग्नेश का भाग्य में जाना व्यक्ति को समाज सेवी, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाला और प्रतिष्ठा का मालिक बनाता है। धन की स्थिति कभी भी इस कुंडली में कमजोर ना हो। और वैसे भी एक बात बता दूं तो चंद्रमा भले ही पापक बैठे हैं, पर गौर करिए उसके सीधे ठीक पीछे सूर्य बैठ करके इसका बल वृद्धि कर रहे हैं, जो कौन है, जन्म कुंडली के विदेश भाव के अधिपति। बाहर जाइए तो भी काम बनेगा। केंद्र में दो पापक ग्रहों का बैठना, इन दोनों ही केंद्र में बैठे दो ग्रहों के प्रभावों को तटस्थ करके व्यक्ति के लिए वो सकारात्मक परिणाम देने वाले बना रहे हैं। शुक्र और बुध का भाग्य भाव में बैठना व्यक्ति के भाग्य का बल और शुक्र की दशा और बुध की दशा को एक अतिरेक और अच्छी स्थिति में ले जाकर के व्यक्ति को प्रबुद्ध और मजबूत बनाने का काम भी करेंगे। इस कुंडली में गुरु की दशा, इस कुंडली में शनि की दशा, इस कुंडली में शुक्र की दशा, इस कुंडली में बुध की दशा अच्छी जाएगी। अगर हम और भी आगे गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो बात चलती है तो चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु और केतु, ध्यान से, चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु और केतु की दशाएं व्यक्ति की कुंडली में सामान्यतया मानसिक शांति को दिखाने वाली और बिना प्रलाप के ऐसे ही यूं निकल जाती हैं। ये चंद्रमा जो होते हैं वो वस्तुतः व्यक्ति के अंदर प्रत्येक प्रकार की चीजों का समावेश करा देते हैं।
और व्यक्ति सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाता है। क्योंकि ये बुध से भी प्रभावित है, चंद्रमा भी स्वग्रही है, तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी चीजें वो उत्कंठा से युक्त रखना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है, वो निस्संदेह उसको मिल सकता है। गौर करिए तो गुरु और चंद्रमा का संबंध एक दूसरे से केंद्र का बन रहा है। जहां गुरु मित्र की राशि में बैठे हैं, मंगल से तृतीय एकादशवें का संबंध पेट का रोग हो सकता है, हर्निया आदि की स्थिति भी कई बार बनती है। और जन्म कुंडली के व्यापार भाव के अधिपति गुरु उसके निकट बैठे हैं, ससुराल से धन और पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलते देखा जाएगा। क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति और लग्न के अधिपति और धन के अधिपति का एक साथ भाग्य में जाना व्यक्ति के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कराने वाला और अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करने वाला, या ना कर रहे हो अगर तो कराइए, ये करना ही होगा। दान देने में विश्वास करिए, गौ माता की सेवा करिए, और उसके बाद अगर हो सके तो अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके धार्मिक कृत्य करना चाहिए। सामाजिक उन्नति का काम, समाज के दबे कुचले लोग जो हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हो। गौर करना, एक बात बड़ी अच्छी बताता हूं। मदर टेरेसा जी की कुंडली में लग्नेश भाग्य भाव में बैठे थे, और वो भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे थे या उनसे दृष्ट थे, शायद उनके साथ वो बैठे ही थे। ये स्थिति व्यक्ति को विश्वव्यापी और विश्वविख्यात बनाने का योग पैदा कर देता है। आपकी कुंडली में जो लग्न के अधिपति हैं और धन के अधिपति हैं, वो बुध और शुक्र दोनों एक साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। स्पष्टतया वो चीजें, बुध और शुक्र जहां आपकी कुंडली में दिखे जा रहे हैं, वो भाग्य भाव है। कुंडली में देखिए, मैं ऐसे देख रहा हूं, आप इसे देखिए, तो ये स्थिति बनती है। और गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति का बैठना और इस कुंडली के लिए ये द्विस्वाभाविक लग्न बनता है, जहां व्यक्ति न तो चलायमान है और न ही स्थिर है। मतलब ये दोनों ही चीजें एक साथ अकाट्य रूप से अगर बन रही हों, तो गुरु इस कुंडली के लिए मारक भी होंगे, और प्रबल मारक तब हो जाएंगे जब वो सप्तम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ रहे हैं, जहां वो उस दशा में पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे, व्यक्ति को रिसर्च माइंडेड बना देंगे। व्यक्ति विदेश जाकर के कुछ डिग्रियां अर्जित करना चाहे तो कर सकता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के वास करना चाहे तो भी कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुक्र भाग्य भाव में, गुरु अष्टम भाव में, और शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध का बनना, ऐसी स्थितियां व्यक्ति को विदेशवास भी कराती हैं। लग्न के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि जो बुध की राशि है, जहां का अधिपति खुद धनेश के साथ जाकर के धन भाव के अधिपति के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं, और लग्न पे शनि की दृष्टि जो इस कुंडली का रोगेश और पंचमेश भी होते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग देने वाले, व्यक्ति के काम में और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कंपटीशन डालने वाले, परंतु वो सब कुछ प्राप्त भी कराएंगे क्योंकि वो यश भाव के अधिपति हैं, और उस भाव से चतुर्थस्थ केंद्र में गुरु और उस भाव से पंचमस्थ दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं। इस भाव का बल बढ़ेगा, इस भाव का बल बढ़ेगा, व्यक्ति को मित्रों से हमेशा लाभ मिले, दुश्मनों से भी लाभ प्राप्त हो, वो हारेगा नहीं। क्योंकि मंगल और राहु यहां बैठ करके व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों को उसके अनुकूल बनाने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थिति से अपने आप को मजबूती से निकालने वाला हो जाता है। अब और भी बात बता देता हूं। बाकी के जितने ग्रह हैं, मैंने कही बात, चंद्रमा मंगल राहु केतु और गुरु के अलावा ये जितने भी ग्रह हैं वो व्यक्ति के जीवन में जब भी आएंगे, चाहे वो सूर्य हो, शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, ये जितने भी प्लैनेट हैं, ये जब भी दशा में आए, चाहे महादशा चाहे अंतरदशा में, कभी की बात करता हूं, तो व्यक्ति को वो साहस देंगे, पराक्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, और व्यक्ति की कुंडली में एक सॉफ्ट डेवलपमेंट दे देते हैं। व्यक्ति का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, व्यक्ति की हिंदी शुद्ध होती है, उसकी भाषा पे पकड़ बड़ी अच्छी होती है, वो अच्छे से उच्चारण करना जानता है। दो तीन बात और बताऊं, भाई के साथ संबंधों को लेकर के हमेशा ही व्यक्ति जागरूक रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और अगर भाई को छोड़ दे तो कई बार उसका भाग्य रूठ जाता है। अगर अपने भाग्य को बलवान बनाना चाहते हो तो निस्संदेह अपने से बड़े, अपने से छोटे, इन सब का साथ आपको मिल सकता है। क्योंकि बड़े भाई के अधिपति यहां स्वग्रही, छोटे भाई के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में रोग के साथ है। कई बार वो विनम्र कम हो सकता है कि वो थोड़ा जिद्दी, हठी, गुस्सैल और प्रवृत्ति में थोड़ा काम रोधक हो, लेकिन फिर भी आपके उस भाव पे दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, इस वजह से उसका लाभ मिलता रहेगा। दूसरी बात और बताता हूं, पिता से चतुर्थस्थ भाव खाली है, पर इस भाव के अधिपति भाग्य में बैठे हैं, और पिता भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है, और पिता के कारक के ऊपर राहु का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में पिता को कई बार रोग हो जाता है,
चमड़े का रोग भी हो जाता है और रक्त की बीमारियां भी कई बार हो जाती हैं। राहु मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से मंगल जब रोग में बैठेंगे तो व्यक्ति के आलस्य की वृद्धि भी देने वाले, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो निगेटिव भी हो जाता है। ध्यान से समझने की बात है। ग्रह की स्थिति के बारे में अगर चर्चा करूंगा तो आपकी कुंडली में संतान वगैरह की स्थिति हमेशा अच्छी है, थोड़ी मेहनत से पहली संतति प्राप्त होती है, लेकिन संतति का सुख है। ऑपरेशन से भी कई बार संतति होते देखी जाती है, पर ये बातें कई चीजों पर निर्भर करती हैं। एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली में अगर मैं ग्रह स्थिति के बारे में चर्चा करूं तो सूर्य जिस डिग्री पे बैठे हैं उसके आधार पर 2 डिग्री बाल अवस्था, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में 6 डिग्री पे, ये आपकी कुंडली के लिए वृद्ध अवस्था में, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं उस डिग्री में वो वृद्ध होते हैं, तो मंगल भी वृद्ध, यानी कि सूर्य बाल अवस्था के होकर के आपकी कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे। जब वो दशाओं में आएंगे तो उनकी इस कुंडली में वो मारक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 12वें भाव के अधिपति हो गए तो मारक हो गए, ऐसा नहीं है, और ऐसा वो परिणाम देंगे भी नहीं। रोग से युक्त हो सकते हैं, आत्मविश्वास को रोग लग सकता है। व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा तीव्र मेहनत करे पर उसका परिणाम देर से मिल सकता है। व्यक्ति किसी को पैसा दे तो उससे निकाल ना पाए, झगड़ा लड़ाई करना पड़े तब जाकर के उससे पैसा मिले, ये बात बनती है। आपके लिए मेष राशि अच्छी साबित होगी, आपके लिए मीन राशि अच्छी साबित होगी, आपके लिए कन्या राशि अभी अच्छी साबित होगी, और आपके लिए जन्म कुंडली में कर्क राशि और वृषभ राशि और मकर राशि, ये राशियां अच्छी साबित होंगी। आपकी कुंडली के आधार पर जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर उत्तर दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। बुधवार और रविवार का दिन आपके लिए अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व्यक्ति कर सकता है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ व्यक्ति कर सकता है। ये तो बातें। अगर रत्न वगैरह पहनने की कभी बात करेगी तो अभी केतु की दशा चल रही है, आगे शुक्र आएंगे, तो आप इस कुंडली के आधार पर, शुक्र की दशा भी आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, इस वजह से ओपल भी धारण कर सकते हैं। और अभी की दशा में जब तक केतु की दशा चल रही है तब तक आपको लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए। क्लियर है चीज। अब मैं ग्रह स्थिति पे भी था, तो सारी चीजें देखनी है तो इधर इधर से मैच करूंगा तभी तो, नहीं तो पता चला कि यहां बताया तो फिर यहां, तो मुझे सारी चीजें पकड़नी होती हैं। और मेरे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं एक चीज को पहले क्लियर नहीं करता, दूसरा बीच में लाता हूं और फिर तीसरे पे आता हूं, फिर दूसरे पे आता हूं। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। मैं था गुरु पे। गुरु जो है आपकी कुंडली में, बुध की चर्चा कर चुका था मैं, बुध बाल अवस्था के, वो बचपना करेंगे। व्यक्ति जो होगा वो बुध की दशा में जब भी आएगी तो थोड़ा बचपना करेगा और केयरलेस होता है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में मृतप्राय है, इस वजह से व्यक्ति चाह करके भी कई बार रेगुलर नहीं हो पाता है और इरेगुलर होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पहले ही मैंने बता रखा है पापग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को सबसे पहले इस बात का फोकस करना होगा कि वो इरेगुलर ना हो, लगातार संयम बरते, लगातार काम करे और इरेगुलरिटी की स्थिति को जीवन से जितनी जल्दी हो सके उसको पोस्टपोन करे। साथ ही साथ अगर गुरु मृतप्राय है तो इसमें एक बड़ी कमजोरी ये हो जाती है कि व्यक्ति अपने से बड़े लोगों का आदर नहीं कर पाता है, और कई बार उसके जीवन में जितनी भी सर्वस्व सुख की स्थिति होती है उसके लिए उसको मेहनत तरोताजा होकर के हर बार करनी पड़ती है। हर बार चीजों को एनालाइज करना, पर आप नौकरी से ज्यादा अपने व्यवसाय पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी केतु हैं और केतु 12वें हैं। सिर्फ सूर्य को दशम स्थान में बैठ करके देख लेने से आप ये नहीं कह सकते कि आप नौकरी करोगे, क्योंकि सूर्य नवमांश कुंडली में जो है वो नीच के अष्टम भाव में चले जा रहे हैं, और शनि भी जो है वो वृषभ राशि में राहु के साथ प्रतियोगिता करते देखे जा रहे हैं। इस वजह से मैं वहां पे उन्हें कमजोर समझ रहा हूं। दूसरी बात है कि आप अगर चाहो तो लकड़ी से संबंधित मैंने बात कही, गुरु के बाद अगर शनि की बात करता हूं और शुक्र की, तो ये दोनों बाल अवस्था में। ग्रह अगर युवावस्था में होता है तो व्यक्ति को वो थ्रस्ट मिल जाता है। जैसे आप प्रणोदक की बात करो, प्रणोदक जो होता है अगर वो बड़ा बढ़िया रहा, अच्छे क्वालिटी का प्रणोदक रहा, तो व्यक्ति को वो थ्रस्ट पावर मिलता है। या फिर उपग्रह जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उसका प्रणोदक अगर ज्यादा लगा हो या ज्यादा लगाया गया हो, उच्चतम क्वालिटी का अगर अच्छे किस्म का प्रणोदक लगाया गया है, तो वो जो सैटेलाइट होता है वो बड़ी तीव्रतम गति को प्राप्त कर लेता है। वही बात यहाँ पे थ्रस्ट पावर की है कि देवगुरु बृहस्पति मृतप्राय है और जन्म कुंडली में राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए अशुभदायी वृद्ध होकर के बैठे हैं दशा में, क्योंकि वो राहु 23 डिग्री का हो रहा है तो वृद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कि अगर राहु और केतु की दशा कभी भी चले तो व्यक्ति को थोड़ा सावधान होना चाहिए। कम पैसों पर भी नौकरी करनी पड़े तो कहीं से अनुभव प्राप्त कर लो। अभी के लिए आपकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में अभी यही कहना मुझे आवश्यक होगा कि व्यक्ति को अभी कहीं से भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। चाहे कम पैसों पे ही बात बने, नौकरी कर लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आप अभी ये काम कर सकते हो। केतु की दशा में व्यक्ति को अनुभव की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, ये बात बनती है। शनि की तीसरी दृष्टि व्यक्ति को, वक्री है वो, तो कुछ परिणाम उनका जो है वो पिछले भाव का शिफ्ट करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पराक्रम को कई बार ग्रहण भी लगता है। हालांकि एक बात और बताऊंगा, तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति भी बन रही है कि जन्म कुंडली में रोग भाव के अधिपति और
धन भाव के अधिपति का दृष्टि संबंध भी बनेगा, क्योंकि शनि जो है यहां से शिफ्ट करके यहां भी आएंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार ऋण में भी जाता है, तो ऋण लेने और देने से बचना चाहिए। चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी आदि का काम करने से भी थोड़ा बचे तो बढ़िया ही है। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं तो ठीक है, पर उस पे शनि की दृष्टि है जो कि छठे भाव के अधिपति हैं और पंचम भाव के अधिपति हैं, तो ऐसा कई बार मन में लालच आ सकता है, पर वो ना करें तो ज्यादा ठीक है। दूसरी बात बताऊंगा, तो आप सूद पे पैसे दे सकते हो, आप घूसखोरी का काम कर सकते हो, टेबल के नीचे से जो पैसे आमदनी में बनते हैं वो काम कर सकते हो, ये बात आपकी कुंडली में बनती है। अब मैं इस कुंडली में कुछ अच्छी चीजें अगर ढूंढना चाहूं तो क्या ढूंढ सकता हूं? इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि इस कुंडली का लाभ भाव ठीक है जहां आपकी कुंडली में 4 नंबर बना है। इस कुंडली का अष्टम भाव ठीक है जहां गुरु बैठे हैं। इस कुंडली का नवम भाव ठीक है जहां पे शुक्र और बुध बैठे हैं। इस कुंडली में मंगल और राहु का छठे भाव में बैठना ये ठीक होगा। जन्म कुंडली में रोगेश का दशम में चतुर्थ में बैठना, ये नौकरी अगर आप करना चाहते हो तो एक बार प्रयास कर लेना, पर अभी आपकी अवस्था नौकरी करने की नहीं है, सरकारी क्षेत्रों में लाभ की स्थिति नहीं है। राजनीति में जाने का योग आपकी कुंडली में बन सकता है, पर वो बहकावे में डाल सकता है, क्योंकि गुरु अष्टम में, चंद्रमा और गुरु का संयोग व्यक्ति को एक लेवल पे, बहुत ऊंची राजनीति तो नहीं कहूंगा क्योंकि गुरु मृतप्राय हैं और चंद्रमा पापक हो रहे हैं, अकेले बैठे हैं, उसको पाप कर्त्री भी लगा है, और जन्म कुंडली में मंगल भी राहु के साथ जो है वो झगड़ा ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक लेवल पे, एक सामान्यतया नगर परिषद तक का चुनाव लड़ सकता है, मुखिया, और सामान्यतया एक ग्रामीण जनता और ग्राम स्तर पे अगर जो व्यक्ति राजनीति करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि शनि जो बैठे हैं वो गुरु की राशि में बैठे हैं जहां से उनको बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस भाव का अधिपति अष्टम में है और मंगल जो है वो खुद ही प्रतियोगिता कर रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि व्यक्ति को प्रतियोगिता से और कमर को हमेशा बांध करके रखना चाहिए। आप की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कंफ्यूजन वाली है। पहले खुद को क्लियर करना होगा कि आप जाना कहां चाहते हो। दूसरी बात पे ये इस बात पे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें निरंतरता कितनी है। उसके बाद में आप कितने पावरफुल हो, अपना आत्मबल कितना आपके पास आपने बना करके रखा हुआ है। उसके बाद आप लड़ाई झगड़े से कितने जीवन को मुक्त करके रखा हुआ है आपने। राजनीति में घुस करके कई बार आप चिरौरी तो नहीं कर रहे, कई बार पीछे पीछे घूमने वाला व्यक्ति को बना देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के ऊपर दास की दृष्टि है, वो दासत्व का ग्रहण करा देता है, व्यक्ति को दास बना देता है। बड़े नेता का सिर्फ व्यक्ति पीछे पीछे ही घूमने वाला बन जाता है। ऐसा करने से बचना होगा। शुक्र और बुध है, आप सामाजिक क्षेत्र में मंदिरों के लिए मंदिर के ट्रस्टी बन जाइए, किसी बड़े ही एनजीओ के मालिक और संस्थापक बन सकते हो, गो सेवा से संबंधित काम कर सकते हो। शुक्र हैं, फसल से संबंधित क्षेत्रों में, कृषि के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में अगर व्यक्ति शुक्र की दशा से गुजरेगा तो भवन, भूमि, वाहन, भाग्य का लाभ, और कई बार व्यक्ति को 24वें वर्ष में ही ये बुध भाग्योदय करा देते हैं। बुध भाग्य भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऐश्वर्यशाली और धन संपत्ति से युक्त और धनी मानी होता है। शनि की दृष्टि लग्न पे है, रोग दे सकते हैं आलसी होने का। उसके बाद मंगल और राहु व्यक्ति को कई बार तीव्रतम स्थिति में प्रखर होकर के तुरंत ही कुछ भी बोल देना। लेकिन एक बात है कि नाप तोल करके भी बोलता है, उसको पता है कि किससे मुझे कहां लाभ मिलने वाला है। ये स्थिति भी आपके अंदर है। आप इस सद्गुण का विकास कर सकते हो, किसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप, चूंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, शुक्र और बुध अच्छे हैं, तो व्यवसायिक नेचर आपके अंदर पल रही है, आप व्यवसाय ही करो। ये क्लियर और कंफर्म बता देता हूं। आगे शुक्र की दशा जब आएगी तो आप शुक्र से संबंधित भी व्यवसाय कर सकते हो, क्योंकि शुक्र भी आपकी कुंडली में खराब नहीं है, अच्छे हैं। वो जन्म कुंडली में स्वराशि के हैं, शुभदायी हैं और खराब नहीं है, तो आपको वो परिणाम अच्छा ही देंगे। ये आपकी कुंडली है। और बेसिकली अगर मैं और भी बात करूं तो चंद्रमा से चतुर्थस्थ कोई नहीं, चंद्रमा से चतुर्थस्थ गुरु, तो चंद्रमा को कम से कम एक बल मिला। गुरु और चंद्रमा का केंद्र में और त्रिकोण में जाना अच्छा माना जाता है, ये स्थिति अच्छी है। दशम स्थान में दिग्बली सूर्य, ग्रह के प्लेसमेंट बुरे नहीं है। शुक्र बुध चंद्रमा, यहाँ गुरु का चंद्रमा से संयोग, मंगल राहु का यहाँ बैठना, जहां इनको बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं, खराब नहीं है। लेकिन कमजोरी क्या, लग्न पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। गौर करिए, किसी ने भी नहीं देखा है, और इस पे शनि की दृष्टि जा रही है, जो रोगेश होने के साथ साथ पंचम में से, जहां पे गौण राशि पंचम भाव में बन करके शनि के प्रभावों को कमजोर भी कर रही है, वक्री है ये। इस वजह से वो कई बार व्यक्ति को संपूर्ण परिणाम ना दे, या गुरुजनों से जो लाभ मिलना चाहिए, जितना आशीर्वाद अंक के रूप में हो या मेहनत करने के बाद परिणाम के रूप में हो, वो नहीं मिलता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। इस कुंडली में व्यक्ति को रोजगार ही करना चाहिए,
व्यक्ति को अपने से बड़े और गुरुजनों का आदर ही करना चाहिए। गाय, बैल, पशुओं का कारोबार सबसे बढ़िया आपके लिए जो होगा वो कोई जो गाय अगर जो बूचड़ खाने की तरफ जा रही हो या कोई पशु जो कटने के लिए जा रहा हो, अगर आप उसको बचा करके अगर उसका दान कर देते हो तो यह सर्वस्व दान माना जाता है और यह सबसे बड़ा दान होता है। आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात है, आप प्रत्येक दिन अगर हो सके तो किसी मंदिर को धोने का काम करो, किसी मंदिर के ट्रस्टी बन जाइए, उसके नियमित सदस्य बन जाइए। जैसे रामलीला, राम जी का जो वो रामनवमी में जो जुलूस और जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके प्रधान सेवक के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, चाहे कैसे भी हो सके। मंदिर निर्माण नहीं करना है, मंदिर का संरक्षणकर्ता बनना है। समाज का निर्माण आप स्वयं कर लोगे, समाज के लोग आपके पीछे खुद आ जाएंगे, पर वस्तुतः अपने लेवल पे काम करना है। ये दोनों ही स्रोत मैंने जो बताए हैं आने के, धन आने के स्रोत मैंने बताए, और स्तोत्र बताया है क्रमशः राम रक्षा और विष्णु सहस्त्र नाम। अगर हो सके तो रात्रि में सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर लेना चाहिए आपको विशेषतया। एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में 7 डिग्री का लग्न, पूर्व उत्तरा फाल्गुनी का, यह नक्षत्र सूर्य का, सूर्य दिग्बली है, आपका लग्न बली है और लग्नेश भी अच्छे हैं, बली हैं, कमजोर नहीं है। इस वजह से यह कुंडली अच्छी साबित हो रही है। कुंडली में धन की स्थिति कमजोर नहीं है, कुंडली में पद, प्रतिष्ठा, गौरव ये सब मिल सकता है, पर किसी की चिरौरी नहीं करनी है। आप खुद ही राजा हो और खुद ही भाग्यशाली भी हो और खुद ही भाग्य के विधाता भी हो, यह स्वयं आपको पता होना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही, बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी, गुरु मित्र की राशि में, पर चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ रहे हैं। व्यक्ति को कई बार अपने बल पर जब कुछ काम करना होता है तो मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति ने दशम स्थान को चतुर्थ स्थान में बैठ करके लग्न को देखा है और साथ ही साथ गुरु चतुर्थ के अधिपति होकर के अष्टम में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार माता को रोग और व्यक्ति खुद रोगी, और कई बार व्यक्ति घर परिवार में से दूर रहने वाला, या कई बार उसका संपूर्ण लाभ न प्राप्त करने वाला, या कई बार किराए के मकान में रहने वाला, पिता के घर में रहने वाला, अपने बल पर जब वो काम करना चाहे तो उसमें मशक्कत होती है। बुढ़ापे में कई बार व्यक्ति के पास पैसे नहीं रहते हैं, इस वजह से बजट बना करके रहना चाहिए। अपने पैसे के बारे में कभी से कोई चर्चा किसी से ना करिए। अब नमस्कार कर दूं, कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत नमस्कार।